नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर में जमकर हो रही है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, पूरे खित्ते में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में खराब सड़कों की वजह से शोबा सियाहत हो रहा है बुरी तरह से मुतासिर, और वादी में सियाहती मकामात को बेहतर बनाने के लिए बिछाया जा रहा है सड़कों का जाल। नाम निहाद आजाद कश्मीर के हर एक बाशिंदे में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की ख्वाहिश उनके दिलों में हिलोरे मार रही है। यहाँ बसने वाले हर एक फर्द की तमन्ना है कि वो पाकिस्तान की गुलामी से इतर एक आजाद फिजा में सांस ले। पाकिस्तान की गुलामी से जितनी जल्दी हो सके उन्हें निजात मिले, लेकिन इसके लिए जोखिम मोल लेने का साहस कम लोग ही उठा पाते हैं। फिर भी हर थोड़े अरसे में मादरे वतन की आजादी को लेकर पाकिस्तान को ललकारने वालों की कमी नहीं है। ये लोग अंजाम की परवाह किए बगैर गलत को गलत करार देते हैं और जुल्म के खिलाफ पूरी शिद्दत से आवाज बुलंद करते हैं। जाबाजों की इस फहरिस्त में एक नाम इन दिनों पूरे खित्ते में चर्चा का मौजू बना हुआ है, और वो नाम है डडियाल के बाशिंदे और आजाद सहाफी तनवीर अहमद का, जिन्होंने दिन दहाड़े शहीद चौक पर लगा हुआ पाकिस्तान का झंडा उखाड़ फेंका। इस वाकये के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इस तहरीक में उनका साथ देने के लिए हजारों लोग मुत्तहिद हो गए हैं और पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दिन रात एहतजाज कर रहे हैं। किसी जानवर की तरह एक आम शहरी को जबरन उठाकर, या यूं कहें कि घसीटते हुए ले जाते ये पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के पुलिस एहलकार हैं, और जिस शख्स को मारते पीटते जबरन टांग कर ले जाया जा रहा है उनका नाम तनवीर अहमद है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इनका कसूर क्या है, तो जनाब कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने डडियाल के शहीद चौक से पाकिस्तान का झंडा उतारकर सीधे सीधे इस्लामाबाद को ललकारा है। इस बात से नाराज पुलिस वाले ने पहले उन्हें लॉकअप में बंद किया और फिर उन्हें मीरपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। हिरासत में भी उन पर तशद्दुद बरपाया गया, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया, उन्हें न तो खाना दिया गया और न ही पानी। जैसे ही तनवीर की गिरफ्तारी की खबर फैली, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरे शहर में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज शुरू हो गया। तनवीर ने सिर्फ आपके झंडे को नहीं उतारा, उसने आपके यहाँ पर गैर कानूनी, गैर आईनी, जबरी और जुल्म की इंतहा करते हुए गैर कानूनी तौर पर आपके यहाँ नापाक कब्जे को ललकारा है। और उस कब्जे की तरफ, उसको ललकारने की तरफ पहली ईंट जो फेंकी है, पहला पत्थर जो फेंका है वो तनवीर ने फेंका है। और अब वो अकेला नहीं रहा, अब तनवीर एक नहीं रहा, अब सैकड़ों तनवीर हैं, हजारों तनवीर हैं जो सिर्फ आपके झंडे को ही नहीं उतारेंगे बल्कि आपके यहाँ कब्जे को भी ललकारेंगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई 14 अगस्त यानी पाकिस्तान की यौम आज़ादी के दिन, जब आज़ादी के जश्न में यहाँ पाकिस्तान का परचम फहराया गया। उसी दिन से इसे हटाने के लिए तनवीर अहमद ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कुछ दिन तक तनवीर अपने हामियों के साथ नजदीक के ही एक ग्राउंड में भूखे प्यासे डटे रहे। उनकी हड़ताल खत्म कराने के लिए मकामी अफसर भी यहाँ पहुंचे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग हटाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में तनवीर ने भी अपनी हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। जब कुछ दिनों की हड़ताल बेनतीजा साबित हुई तो फिर तनवीर ने जबरन पाकिस्तानी परचम हटाने की ठानी, और इसके बाद जो हुआ उसका नतीजा आज सबके सामने है। तनवीर भले ही सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके हामियों ने आंदोलन की शमा बुझने नहीं दी है। मुल्क हमारा, परचम तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। मुल्क हमारा, परचम तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। पाकिस्तान के आईन के अंदर कहाँ ये बात लिखी है कि जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान के शहरी हैं? जब हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं तो वहाँ के परचम हमारे लिए क्यों मोहतरम हों? हम फिर भी जिंदाबाद होने का सबूत देते हैं। हमने कभी वो अमल नहीं दोहराया जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले सूबे इनके साथ बनाते हैं। हमने कभी पश्तूनों वाला काम नहीं
तनवीर अहमद की गिरफ्तारी ने आग में तेल का काम किया है। सोए हुए आजादी के मतवालों को जगा दिया है। हर घर से, गली कूचों से, कस्बों और गांव से आजादी की आवाज आ रही है। पाकिस्तान को भगाने के लिए एहतजाज हर रोज तेज हो रहा है। लोग जगह जगह जमा होकर एक दूसरे को पाकिस्तान के जुल्म और सितम के बारे में बता रहे हैं। अवाम में ये चर्चा आम है कि किस तरह से यहाँ मामूली सी बात पर लोगों को हराशा किया जाता रहा है। कैसे पाकिस्तान यहाँ के वसाइल पर काबिज है और कैसे उसके लालच का समंदर हर दिन गहरा होता जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जल्द ही फूटता है, और ऐसा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भी होता दिखाई दे रहा है। किसने हक दिया इस SHO को एक बंदे को उठा के मारना, खवा उसका गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। एक इंसानियत के नाते ह्यूमन राइट की तो हर इंसान बात ही सिर्फ कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ सुनने को तकरीरें मिल रही हैं, पोस्टें हमें मिल रही हैं, हर तरफ देख रहा हूँ। आज तो ह्यूमन राइट पे पूरा लॉ बन चुका है, लेकिन ह्यूमन राइट है कहाँ पे? चौक के अंदर सरेआम एक बंदे को कुट कटा के लातू से मार के डाले में डाल के थाने में लेके जा रहे हो। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, बड़ी बेआवाज है। आजादी के मतवालों में जोश इतना ज्यादा है कि वो दिन तो क्या रात में भी चैन से नहीं बैठ रहे। अवाम इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दे रहे हैं और तकरीर दे रहे हैं कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी। आजादी के जोश में इन लोगों में कोरोना वायरस का भी खौफ बाकी नहीं रहा है। एक साथ मुत्तहिद होकर ये लोग पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं। कुछ दिनों के मामूली अरसे में ही तनवीर अहमद आज पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक जाना माना नाम बन चुके हैं। उनकी शोहरत के चर्चे मुजफ्फराबाद से निकलकर इस्लामाबाद के ऐवानों तक जा पहुंचे हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी पाकिस्तानी हुक्मरान उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, उन्होंने एक आला पुलिस रहनुमा को एहतजाजी अवाम को समझाने बुझाने के लिए जरूर भेजा, लेकिन मकामी नौजवानों की जिद है कि जब तक तनवीर को रिहा नहीं किया जाता तब तक आगे की बातचीत का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। जब स्टेट के खिलाफ कोई बात करेगा वो क्या मारेंगे? कानून में लिखा है जूते मार रहा। मैंने जूते नहीं मारे, मैं लेके गया हूँ उसको। जूते मारे आप? मुझे कौन सा हमारे वीडियो देख लें। ये बिल थाने में उसको मारा गया है कि पासवर्ड बोलो फोन का। जूते मारे गए हैं क्यों? पासवर्ड उसको किसी बात जवाब देना सारा जेन्युइन बात करें। जिसने उतारा जेन्युइन बात ये है कि उसने गलत किया। जेन्युइन बात ये करेगा उसे रिहाई कैसे मिलेगी? मैं कहता हूँ ये जेन्युइन उतारा, उसने एक ऑफेंस किया तो उसके बाद देनी है, जुर्माना डालें। उस वादे से कोर्स मौजूद है, सारे कोर्स में जमानत देंगे ना आप। कोर्स में आप बात करते हैं कौन सी बोर्ड और जो भी कोर्स है, कौन से चार्ज आपने कौन से लगाया बताया हमें? अथॉरिटी जो मुतलका है वो लेके आएंगे। मैं नहीं मानना चाहता। तनवीर अहमद के पाकिस्तानी परचम हटाने की देर थी और उसके बाद से ही ये पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक रिवायत की शक्ल ले चुका है। जगह जगह नौजवान अपने इलाकों से पाकिस्तानी परचम उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके दिल से इस्लामाबाद और ISI का खौफ अब खत्म हो चुका है। बस उन्होंने ठान लिया है कि किसी भी तरह इस इलाके से जाबिर और काबिज पाकिस्तान को बाहर भगाना है, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कौम परस्तों के साथ होने वाली जुल्म और ज्यादतियों को जानने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की संजीदा कोशिशों के सबब मकामी नौजवान मुख्तलिफ एडवेंचर स्पोर्ट्स में पेशे वाराना तरीके से तरबियत दे रहे हैं। मुख्तलिफ एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए दुनिया भर से खेल शायकीन वादी की जानिब से रागिब होते आए हैं। इनमें बहुत से इन खेलों को प्रोफेशनल करियर के तौर पर अपनाना चाहते हैं। ऐसे में इन्हें जरूरत होती है
ऐसे उस्ताद की जिन्हें इन खेलों का अच्छा खासा तजुर्बा भी हो। ऐसे ही एक तजुर्बेकार शख्स हैं बारामूला के मोहम्मद शफी गनई, जो तवील अरसे से एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरबियत दे रहे हैं। मजीद जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। तेज रफ्तार मोटर बोट के पीछे पीछे वाटर स्कीइंग बोट के जरिए डल झील के बीचों बीच पानी पर सर्फिंग करते ये हैं मोहम्मद शफी गनई, जो वाटर स्कीइंग और स्नो एडवेंचर स्पोर्ट्स के पेशेवर इंस्ट्रक्टर हैं और इनका ताल्लुक जिला बारामूला में टंगमर्ग इलाके से है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल तरीके से आगे आने के लिए इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग इदारे से तरबियत हासिल की, जिसमें इन्होंने दोनों तरह की स्कीइंग खेलों में नेशनल लेवल के मुकाबले जीते हैं और अब गुज़िश्ता कुछ बरसों से बतौर इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल किया, उसके बाद फिर एडवांस लेवल कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हमने एज जूनियर नेशनल्स खेले यहाँ पे गुलमर्ग में। उसके बाद फिर हम उत्तराखंड गए ओली, जो आज जहाँ पे नेशनल्स हुए थे। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मनाली हिमाचल में भी हमने नेशनल्स खेले। तो फिर उसके बाद जूनियर नेशनल्स के बाद फिर हमने एज ए इंस्ट्रक्टर हमने यहाँ इस फील्ड में आ गए। महज 7 साल से ही मोहम्मद शफी का खेलों के तई रुझान पैदा हो गया था। एडवेंचर स्पोर्ट्स के तई दिलचस्पी बढ़ाने में इनके वालिद का अहम रोल रहा। इन्होंने अपनी स्कूली तालीम टंगमर्ग में पूरी की और श्रीनगर के गांधी मेमोरियल कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इस दौरान ये तालीम हासिल करने के साथ साथ अपनी खेल सलाहियतों को निखारते रहे। नतीजतन मोहम्मद शफी न सिर्फ कामयाब स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं, बल्कि इन खेलों के उम्दा खिलाड़ी भी हैं। हमने इसमें बहुत सारा हार्डवर्क किया है। शफी सर हमारा कुलीग जो है हमारे साथ था, इसने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इसने किया है, मैंने भी किया है। ये अल्लाह का शुक्र है हमें इतना नवाजा है, और ये भी अल्लाह से शुक्र है कि इतना अच्छा सा जो डल लेक हमारे लिए जो बनाया है उसने, हम यहाँ पे जो वाटर स्कीइंग सिखा रहे हैं, तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। वाटर स्पोर्ट्स में मकामी टैलेंट को आगे लाने के लिए वादी में वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ सतहों पर खेल मुकाबलों का एहतमाम किया जाता रहा है, जिसमें कम उम्र के बच्चे और नौजवान बड़े ही जोशो खरोश के साथ शिरकत करते आए हैं। इसी तरह दूसरे पेशेवर खेलों में बच्चों और नौजवानों को राग़िब करने की सिमत में मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक दूसरे के साथ मुश्तरका ताउन दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, नेहरू पार्क में फ्लोटिंग जेटी और रोइंग बोट्स को रखने के लिए तैयार हो रही जगहों का जायजा लिया। इसके साथ ही जिला बड़गाम में नौजवानों की खेल सलाहियतों को निखारने के लिए तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। बड़गाम के हमहमा इलाके में तकरीबन 2.74 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन सहूलियात से लैस स्पोर्ट्स स्टेडियम तेजी से पूरा हो रहा है। जब एक बच्चा इस वाटर स्पोर्ट्स में वाटर स्कीइंग के लिए टच रखता है, तो आमतौर पर वो अपना बिजनेस फिर इस पर स्टार्ट कर सकता है। मतलब अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा रखना चाहिए कि यहाँ पे वो फिर एक बिजनेस अपना स्टैंड कर सके, जो कि टूरिस्ट है उनको यहाँ पे वो वाटर स्कीइंग करा सकते, ताकि धीरे धीरे वो बच्चा भी वो आगे आगे जलता रहे। जम्मू कश्मीर में एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलों के तई नौजवानों की दिलचस्पी तवील अरसे से रही है। काबिल गौर है कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, मार्शल आर्ट, बास्केटबॉल, स्नो एंड वाटर स्पोर्ट्स और ऐसे बहुत सारी खेलों की फहरिस्त जम्मू कश्मीर में मौजूद है, जहां पर खिलाड़ियों और कोचेज इंस्ट्रक्टर्स ने काबिलियत और सलाहियत के बलबूते अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर।
AKLM ऑफिशियल ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आबी वसाइल बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये ऐसा इलाका है जहां बेशुमार पावर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मकामी लोगों के घरों में बिजली नहीं है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ गुज़िश्ता 74 बरसों से मकामी आवाम के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि हम लोग पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहरी तनवीर अहमद के साथ पूरी यकजहती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के डडियाल इलाके में पाकिस्तानी झंडा हटाने पर पुलिस ने उन्हें बर्बरियत का शिकार बनाया। AKLM ऑफिशियल ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आजादी की बात करने वाले अखबारों को बुरी तरह से मुतासिर किया जा रहा है। इस बार यहाँ के 2 अखबारों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू डिवीजन के मेगा प्रोजेक्टों का जायजा लिया। 6 जगहों पर स्मार्ट वाईफाई कनेक्टिविटी का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने अपने एडवाइजर्स और चीफ सेक्रेटरी को इन प्रोजेक्ट्स को तयशुदा वक्त में पूरा करने के लिए चल रहे कामों की निगरानी करने की जरूरी हिदायत भी दी। रंजीत कालरा ने ट्वीट किया है कि 11 बार नेशनल चैंपियन और मौजूदा वक्त में वुशु कोच ऑफ इंडिया के कुलदीप हांडू को द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए मुबारकबाद। काबिल गौर है कि द्रोणाचार्य अवार्ड मुल्क में स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए सबसे बड़ा एजाज है। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 वबा के दौर में नौजवान कारोबारी रईस अहमद की टिफिन सर्विस डॉक्टरों, बैंकर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए उनके काम के दौरान काफी मददगार सर्विस साबित हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से सयाहती मकामात ऐसे हैं जिन पर अगर जरा भी तवज्जो दी जाए तो अव्वल दर्जे के मकाम में तब्दील हो सकते हैं। कुदरत के हसीन मनाजिर की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो बस हुकूमत के जरिए कुछ कर गुजरने के मंसूबे की। गिलगित बल्तिस्तान अपनी बेशकीमती खूबसूरती के लिए दुनिया भर से सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करता है। यहाँ अब भी बहुत से दिलकश मकामात ऐसे हैं जो सयाहों की पहुंच से कोसों दूर हैं। इसकी सबसे अहम वजह है खराब सड़कें, जिनके चलते वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। कुछ सयाह जो ऑफ बीट जगहों पर जाना चाहते हैं या फिर जोखिम उठाने के शौकीन हैं, वही इन जगहों पर जा सकते हैं। ना तो उनका जिक्र सियाहती नक्शे पर है और ना ही हुकूमत की वेबसाइट पर। इन जगहों तक तभी पहुंचा जा सकता है जब पक्की सड़कों की तामीर हो, लेकिन ऐसा तो फिलहाल होता दिखाई नहीं देता। बेहद खूबसूरत होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों की आमद कम ही होती है। कोरोना की वजह से तो यहाँ 5 महीने तक सयाह नहीं आए, लेकिन कोरोना से कबल भी यहाँ आने वालों की तादाद मुट्ठी भर ही रही है। जो लोग इस खित्ते में आते भी हैं, वो भी वादी हुंजा या फिर गिलगित तक ही महदूद रह जाते हैं, जबकि यहाँ बहुत से खूबसूरत मकामात हैं। ऐसा ही एक इलाका है जिला गिजर। ये पूरा इलाका जितना हसीन है, यहाँ तक पहुँचना उतना ही मुश्किल। टूटी फूटी सड़कें जिन पर गाड़ियों से सफर करना एक भयानक खतरा मोल लेने के बराबर है। ऐसे में भला कौन सयाह यहाँ तक आएगा? सयाहों के न आने की वजह से गिजर में सयाहत का शोबा भी खिलने से पहले ही मुरझा चुका है। मेरे ख्याल में ये भी कश्मीर से कम नहीं, लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी अगर रोड का मसला हल हो जाए तो यहाँ पे इवन हमारी इकानमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा। टूरिस्ट अगर आएंगे, बाहर से आएंगे, तो डेफिनेटली हमारी इकानमी बूस्ट होगी। अभी जब हम आ रहे थे तो हम रास्ते में डिस्कस कर रहे थे कि इतनी प्यारी जगह, ख़ासकर ये गिजर की हम बात करें तो इतनी प्यारी जगह हमने कश्मीर में भी नहीं देखी, लेकिन मसला ये है कि एक्सेसिबिलिटी का इशू है। अब अगर ये रोड बन जाए तो मेरे ख्याल में चित्राल से गिलगित तक 5 घंटे का रास्ता हो जाएगा। अभी 10-12 घंटे लगते हैं। इसी तरह अगर आप इस रास्ते से आगे गिलगित और हुंजा का रूट ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल में वो भी हमारी टूरिज्म में एक बूस्ट आएगा। गिजर तक पहुंचना मकामी अफराद के लिए भी टेढ़ी खीर है। इस इलाके में सयाहों का पहुंचना तो दूर की बात रही, खुद मकामी लोगों का अपने घरों तक पहुंचना खासा मुश्किल है। यहाँ के कई मकामात बिल्कुल नादीदा हैं। इसके चलते जिस इलाके में हर वक्त सयाहों का मेला लगा होना चाहिए, वहाँ गिनती के ही सयाह नजर आते हैं। इस इलाके में हर साल हजारों सयाह आ सकते हैं, ये कहना है यहाँ के मकामी अवाम का। लेकिन हजारों लाखों की बात छोड़िए, यहाँ पूरे साल सैकड़ों सयाह भी नहीं आते। और इस सब की वजह है खराब सड़कें, जिसने इलाके की तरक्की को मानो पूरी तरह से जाम कर दिया है। पीटीआई गवर्नमेंट का जो मैंडेट है कि एक तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर
لوگوں کے جو انکم کے جو ذرائع ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے جو لوکل ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. لیکن پریکٹیکلی جو ہم دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے اگر آپ روڈ کو دیکھ لیں یا ان چیزوں کی ایکسیس کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے یہاں پہ ہمیں واضح ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اللہ کی طرف سے دی ہوئی تمام نعمتیں یہاں پہ موجود ہیں, لیکن بدنصیبی اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. گلگت بلتستان کا ایک اور علاقہ ہے چھربٹ ویلی. بلتستان ڈویژن کے گانچے اور کھپلو سے منسلک یہ علاقہ بھی بے حد خوبصورت ہے. چاروں طرف سے گھرے پہاڑ, دور دور تک پھیلے میدان, اونچے اونچے درخت, بہتا ہوا صاف پانی اور بے حد کم آبادی, یہ ہے چھربٹ کی پہچان. اس کے علاوہ چھربٹ کی ایک اور پہچان ہے اور وہ ہے بے حد خراب روڈ, جس کے سبب یہاں پہنچنا تقریباً ناممکن ہے. حالانکہ کچھ دہائی قبل سڑکوں کی حالت اتنی بری نہیں تھی, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی گئیں. یہاں رہنے والے مقامی تو کسی طرح یہاں آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں ان کا گھر ہے اور اس وجہ سے یہاں آنا ان کی مجبوری ہے. لیکن سیاحوں کے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے, اس لیے وہ یہاں کا رخ نہیں کرتے. محکمہ ٹورزم گلگت بلتستان اور صوبائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ جو علاقہ ہے یہ جو سیاحتی مقام ہے سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے. اگر صوبائی حکومت اور محکمہ سیاحت گلگت بلتستان یہاں کی سڑکوں اور انفارمیشن سینٹرز اور ٹورزم کے اوپر کام کریں تو یہ جو سیاحتی مقام ہے مستقبل میں بہت بڑا سیاحتی مقام جو ہے بن سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک سیاحوں کا جو فلو ہے وہ اس جگہ کا رخ کر سکتا ہے. شعبہ سیاحت یہاں ایک ایسا ذریعہ بن سکتا ہے جو گلگت بلتستان کی قسمت کا تالا کھول سکتا ہے. یہاں آنے والے لاکھوں سیاح بہت سے لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یہاں اتنی خوبصورتی بکھری ہوئی ہے کہ یہ پورا علاقہ سوئٹزرلینڈ کو چنوتی دے سکتا ہے, لیکن نہ تو کبھی مقامی حکومت نے اور نہ ہی کبھی پاکستان نے اس سمت میں سنجیدگی سے کوشش کی, کیونکہ اگر کی ہوتی تو کم سے کم یہاں سڑکوں کی حالت درست کرنے پر کام کیا ہوتا. اگر یہاں سڑکیں ہی بہتر ہو جاتی تو کم سے کم سیاحوں کی آمد تھوڑی بہت تو بڑھ جاتی. گلگت بلتستان میں خستہ حال سڑکوں کی تفصیلی جانکاری لینے کے بعد اب ایک بار پھر لوٹتے ہیں جموں کشمیر کی طرف, جہاں پر قدرت کی بے پناہ خوبصورتی کے ایسے مقامات موجود ہیں جنہیں تھوڑا بہت سجایا سنوارا جائے تو وہ دنیا بھر کے شائقینوں کے لیے سیر و تفریح کے بہترین مقامات ثابت ہو سکتے ہیں. قدرت کے انمول خزانوں میں ایسے ہی چھپے نایاب مقامات کو سب کے سامنے لانے کے لیے مرکزی حکومت اور جموں کشمیر انتظامیہ کافی سنجیدہ ہے. انہیں خوبصورت مقامات میں شامل ہے ضلع کپواڑہ کا بنگس ویلی. یہاں سبز و شاداب پہاڑوں اور میدانوں کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. یہاں آنے والے سیاحوں کو بہتر انفراسٹرکچر مہیا کروانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. پیش ہے ہماری رپورٹ. تیزی سے بھاگتی زندگی میں ہر شخص کی یہی خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ فرصت کے کچھ لمحے قدرت کے خوبصورت مقامات میں گزارے, جہاں ذہنی پریشانیوں اور دکھ درد کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فرحت و مسرت کے کچھ اوقات گزار سکے. ایسی ہی پرسکون خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے ضلع کپواڑہ کی بنگس وادی, جو آہستہ آہستہ اپنی خوبصورتی کے سبب لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتی جا رہی ہے. یہاں پہنچنے والے سیاحوں کو روڈ انفراسٹرکچر سے مستفید کرانے کی سمت میں بارڈر روڈز آرگنائزیشن یعنی BRO کی جانب سے سڑک بنانے کا تعمیراتی کام تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے. لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا اگر یہاں سے جو جہاں تک ہم نے کیا ہے یہاں سے آگے قریب 2.5 کلومیٹر چھوٹی بنگس بولتے ہیں, وہاں تک اگر یہ کٹنگ ہو جاتی تو یہ اتنی جو بھیڑ بھاڑ آپ دیکھ رہے ہو یہ یہاں نہیں لگ جاتی, آگے لوگوں کو بہت آرام ہو جاتا, وہاں تک پہنچ جاتے. بنگس ویلی کے قریب سے گزرنے والی سڑک کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر کا ہے, جہاں پہنچنے کے لیے سیاح پیدل ہی آتے جاتے ہیں. لوگوں کو آمد و رفت کی سہولت مہیا کرانے کی سمت میں BRO کا کردار کافی اہم مانا جا رہا ہے.
लोगों का मानना है कि इस सड़क के पक्का होने के बाद यकीनी तौर पर वक्त की काफी बचत होगी। लोग अपने गाड़ियों से वैली के काफी करीब पहुंच सकेंगे। ये अच्छा स्टेप है। हम सरकार से ये कोशिश करेंगे कि ये रोड जल्द से जल्द तैयार हो जाए। यहाँ पे हमें लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। मगर जब आज मुझे देखकर बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने एक कदम उठाया है। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया नए नए मुख्तलिफ सयाहती मकामात को उभारने के लिए मुश्तरका ताउन कर रही हैं। इसके साथ ही मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के जरिए शोबे सयाहत को फरोग दिया जा रहा है। इस साल स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत गुलमर्ग, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, लेह में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज के लिए तकरीबन 96.93 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुकद्दस हजरत बल दरगाह के लिए प्रसाद स्कीम के तहत 42.02 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर टूरिज्म को फरोग देने के लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों में प्रमोशनल रोड शोज मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इससे रोजगार खुलेगा हर किसी के लिए सर, बहुत तरक्की होगी सर यहाँ पे। और जो ये बंगस है मतलब बहुत फेमस जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मतलब अच्छी जगह है। यहाँ से लोग दूर दूर से आएंगे सर, हमें रोजगार मिलेगा। यहाँ के जो लोकल है हर किसी को रोजगार मिलेगा सर, गाड़ी वाले, दुकानदार, जो भी है हर किसी को रोजगार मिलेगा सर। जम्मू कश्मीर में सैर व सियाहत के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स, इकोलॉजिकल और मजहबी टूरिज्म जैसी खासियतें मौजूद हैं, जिससे बड़ी तादाद में मुकामी लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। सियाहत के लिहाज से खूबसूरत मकामात में होने वाले ऐसे तामीराती काम से मकामी लोग इस बात के लिए पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्त में तरक्याती कामों से उन्हें भी रोजी रोटी के बेहतर मौके हासिल हो सकेंगे। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।